हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सेट्स। जैसा कि इससे पहले भी आपने ये वर्ड डे टू डे लाइफ में या एटलीस्ट इंग्लिश में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, सेट्स। ओके, जब भी आप चीजें सुनते हैं सेट्स, तो आपके माइंड में क्या चलता है? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ सेट ऑफ 10 पेन्स लाइक दिस, या मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सेट ना बोल के मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ 10 पेन्स, कलेक्शन ऑफ 10 पेन्स भी बोल सकता हूँ। या मैं कहूँ आपसे कि सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम, इसकी जगह मैं ये भी तो कह सकता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये जो दो मैंने एग्जांपल लिए आपको, ये जो मैंने दो एग्जांपल लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सेट की जगह मैं कलेक्शन यूज कर सकता हूँ या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। देखिए, अगर कलेक्शन और सेट दोनों के दोनों सेम होते तो मैं दोबारा सेट वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करता। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, तो हम उतना ज़्यादा वेटेज क्यों दे सेट्स को? अगर कलेक्ट दोनों के दोनों सेम होते तो मैं जस्ट बोल देता कलेक्शन ही, सेट्स में लिखता ही नहीं। देखिए, एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। मान लीजिए आपके स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में जितने भी बॉयज़ हैं, उनके जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन लेते हैं। अब उस कलेक्शन में से कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हु आर स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड इन योर स्कूल, इस कलेक्शन में से मान लीजिए आपने किसी भी एक स्टूडेंट को पिक किया। इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट whom you have chosen comes out to be a teacher of your school? No, नहीं। और इस कलेक्शन में से मान लीजिए एक स्टूडेंट को मैंने फिर से पिक किया। इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट कम्स आउट टू बी अ गर्ल चाइल्ड ऑफ योर स्कूल? नो, क्योंकि मैंने जो कलेक्शन लिया था किसका लिया था? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हु वर स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। ओके, मान लीजिए आपने कलेक्शन ले लिया 10 बॉयज का, आपको नाम नहीं पता। और एक दिन क्या हुआ कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स आपके आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब में से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से इस कलेक्शन से बिलोंग करेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपके स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में होना चाहिए और बॉय होना चाहिए, तभी उस कलेक्शन में से बिलोंग करेगा। सिमिलरली सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज सेट्स में भी होती है। देखिए, हर कलेक्शन सेट नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स विच आई रिक्वायर टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन जी, इसको आप सेट कह सकते हैं। इसको सेट कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बुक्स जो होंगी आपकी, या तो फिजिक्स की होगी या मैथ्स की या केमिस्ट्री की, ये पहले से आपको पता है। जेई में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन तीनों में से ही किसी एक इन तीनों सब्जेक्ट्स में से ही किसी की कोई एक बुक हो। ओके, तो ऐसे ही हर कलेक्शन सेट नहीं होता। वो कलेक्शन जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स में कह लीजिए आप, या मेंबर्स कह लीजिए, अगर पहले से डिफाइंड हैं, उसी उसी कलेक्शन को मैं सेट बोलूंगा। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल लिया था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हु वर स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। इसमें देखिए, पहले तो किसी भी स्टूडेंट को आपने लिया तो पहले तो आपके स्कूल से बिलोंग करना चाहिए, स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, फिर बॉय होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तभी वो स्टूडेंट उस कलेक्शन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके स्कूल में तो बहुत, आपके स्कूल में अगर आप देखें तो टीचर्स भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगे। आप किसी टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए, क्या वो टीचर उस कलेक्शन का पार्ट है? नहीं है। तो हर कलेक्शन सेट नहीं होता। सेट होने के लिए कलेक्शन में जो आपके एलिमेंट्स हैं, जिनको आप कलेक्ट कर रहे हो, एलिमेंट्स या मेंबर्स कह लीजिए, इन सब का डिफाइन होना जरूरी है। ओके, तो सेट आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि शुरू में जब मैंने दो एग्जांपल लिए, आपको 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 समझ में आ रहा होगा कि सेट और कलेक्शन में सिमिलैरिटी होती है या थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नहीं होता। शुरू में आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे क्लियरली। तो अब सेट की डेफिनेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज अ सेट, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा कलेक्शन जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं पहले से डिफाइंड है, उसको आप सेट
या in other words, I can say a set is a collection of well-defined objects, members, or anything. Okay? अब देखिए, तो सेट की क्या डेफिनेशन हुई? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, पर्संस, एनीथिंग। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक दिन बारिश होने लगी, तो स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो और आपको बोला टीचर ने कि जितने भी स्टूडेंट्स आज आए हैं उन सबके नाम एक पेपर पे लिस्ट करके मुझे दे दीजिए। मान लीजिए उस दिन 10 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट थे, 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे मान लीजिए, और आपने नाम लिस्ट करना स्टार्ट किया। सपोज A1 स्टूडेंट, फर्स्ट डेस्क पे जो स्टूडेंट था उसको मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ, A2, A3, A4। आपने A4 तक नाम लिखे, 4 स्टूडेंट्स का नाम आपने लिख लिया। मान लीजिए आपका फोन आ गया, आपने कॉल अटेंड किया। उसके बाद जब आपने फिर से नाम लिखना स्टार्ट किया तो आपको याद नहीं रहा कि आपने 4 तक ऑलरेडी नाम लिख चुके हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने A3, A4 को फिर से लिख दिया उस पेपर। उसके बाद कितने स्टूडेंट बचे? 6 स्टूडेंट और बचे। आपने 10 स्टूडेंट्स के नाम पेपर पे लिख के आपने दे दिया, टीचर को दे दिया। ओके, अब जब टीचर ने देखा इसमें दो जो स्टूडेंट थे, ये दो स्टूडेंट रिपीटेड थे, टोटल 10 थे। तो ये जो रिपीटेड थे, क्या इससे कोई फर्क पड़ा? 10 स्टूडेंट्स थे। सिमिलरली सेम चीज बिल्कुल सेट में भी फॉलो होती है। सेट में, किसी भी सेट में अगर आप एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, तो सेट की जो डेफिनेशन शुरू में मैंने बोली थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो सेट क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए ये जो था, आपने 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई। मान लीजिए ये मंडे को करा आपने काम, ये वाला, दिस यू डिड ऑन मंडे। सपोज मान लीजिए एक दिन और बारिश हुई, मॉनसून का सीजन है, एक दिन और बारिश हुई। मान लीजिए सैटरडे को अगेन आपने सेम चीज, सैटरडे, ऑन सैटरडे आल्सो द टीचर आस्क्ड यू टू डू द सेम थिंग। ओके, इस दिन क्या हुआ, सैटरडे को क्या हुआ, फर्स्ट डेस्क पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट था, मान लीजिए ऑर्डर डिफरेंट है। फर्स्ट डेस्क पे A8 था, सेकंड पे मान लीजिए A9 एंड सो ऑन, A3, A1 एंड सो ऑन। इस दिन जब आपने स्टूडेंट्स को लिस्ट किया, आपने पहले मिस्टेक करी थी कि आपने 2 स्टूडेंट को रिपीट कर दिया था। ऑन सैटरडे आपने ये मिस्टेक नहीं की, आपने फिर से लिस्ट दी। इस बार क्या किया आपने, ये जो ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या था, इस लिस्ट में A8 यहाँ पे था। इस बार क्या हुआ, जो 8 स्टूडेंट था वो पहले आ गया, तो फर्स्ट डेस्क पे वो था, यहाँ पे आपने 8 की, सॉरी, यहाँ पे आपने 8 को मेंशन किया। उस दिन सैटरडे को जब आपने लिस्ट दी, इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं था। आपने देखा कि खाली ऑर्डर ऑफ, इसमें A8 यहाँ पे था पहली लिस्ट में। सैटरडे को जो आपने लिस्ट दी उसमें A8 सबसे टॉप पे था। क्या इससे कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ हमारे में? नहीं। देखिए, जिस ऑर्डर में स्टूडेंट्स को आपने मंडे को लिस्ट किया और जिस ऑर्डर में स्टूडेंट्स को आपने सैटरडे को लिस्ट किया, इन दोनों में डिफरेंस था, लेकिन स्टूडेंट्स तो सेम थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम थे, और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सैटरडे को भी प्रेजेंट थे। इससे कोई कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ हमारे? इससे जो आपने लिस्ट दी, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं। तो सेम चीज सेट में भी होती है। order in which you list the elements of any set doesn't matter, doesn't matter at all. Okay, तो अब सेट की डेफिनेशन अगर मैं फिर से आपसे बोलूं तो क्या कहेंगे आप? a collection of well defined distinct objects, and in that collection elements can be listed in any order. Okay, a collection of well-defined, distinct objects, and in that collection, you can list the elements in any order you want. Okay?
तो देखते हैं सेट की डेफिनेशन। दिस वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ सेट। लेट्स सी। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और इसमें देखिए, अब मैंने सेट्स बताया, सेट को डिनोट कैसे करते हैं। देखिए, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए, sets are denoted by capital letters like A, B, X, Y, Z. Elements of sets are denoted by small letters like A, B, X, Y. मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपनी फैमिली में देख लीजिए। फैमिली में, आपकी फैमिली में जो भी आपसे बड़े हैं या एल्डर टू यू, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और जो छोटे हैं उनको कम, थोड़ा सा कम। तो सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर्स। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, सपोज अगर मैं बात करता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप सेट ऑफ वोवेल्स की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको मैं मान लेता हूं सेट ए है, तो इसको मैं ये लिखूंगा ए, ई, आई, ओ। ओके, सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए, ये एक सेट है, इसमें ए जो है, ए एक वोवेल है। सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, देखिए, इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। ए इस सेट का मेंबर है, या मैं कहूं बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, इट इज रेड एज ए बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, अब देखिए, इस सेट में कहीं आपको सी दिख रहा है, तो अब क्या कहेंगे, सी ए का पार्ट नहीं है, ए में सी नहीं है ना, तो आप कहेंगे सी, यू विल राइट इट एज सी डजंट बिलोंग टू, इट इज रेड एज डजंट बिलोंग टू। ओके, आई होप आपको ये जो सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स इन द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, एज यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, सेट्स आर डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। देखिए, यहां पे लिख रखा है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं अलग से बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए आपने लिया सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं सेट एक्स, एक्स इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, एक्स मैंने ये दे दी, एक्स मैंने ये लिख रखा है, सेट एक्स इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या किया, सेट के जो भी एलिमेंट्स से उनको मैंने कोमा से सेपरेट करके एक ब्रैकेट में लिख, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको आप कॉमास में सेपरेट करके एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिस्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, और इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है अभी, दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म। ओके,
एक फॉर्म और होता है, देखिए, जैसे कि x की जगह वोवेल ना लिख के मैं यहां पे लिख देता हूं x इज द सेट ऑफ वोवेल्स। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए x इक्वल टू, इस सेट x में कौन से एलिमेंट होंगे, जो वोवेल होगा वही इस सेट x से बिलोंग करेगा। अब देखिए, पांच एलिमेंट ना लिख के मैं एक ही एलिमेंट लिखता हूं और उसके आगे लिख देता हूं कि वो एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूं सेट x में मान लीजिए a है, सेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू x, इसको इसको पढ़ते हैं सच दैट यहां पे लिख दीजिए a इज अ वोवेल। ओके, अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन सब में जो चीज कॉमन है उसको आप लिस्ट करते हैं, और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट इन set builder form. A set is said to be written in set builder form if you just list the property which its elements satisfy. Okay, इसको कहते हैं set builder form. ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अगर मैं इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए इसमें लिख देता हूं मैं x belongs to n such that x is a natural। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सेट की जो हमारा सेट n है, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें वो सारे x होंगे जो n से बिलोंग करते हों। देखिए सेट n में पहले मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैंने x को इंट्रोड्यूस किया। अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये x मैंने कहां से लिया, x को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कहां से लिया मैंने x। इसके आगे मैंने क्या लिखा, x इज अ नेचुरल नंबर। कंप्लीट, सेट कंप्लीट है, देख लीजिए। और इसको रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखते तो ऐसे लिखते, अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एंड दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स जो भी कॉमन प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देते हैं। हम उस सेट में कोई भी एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं कि उस सेट से बिलोंग कर रहा है, और वो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उसके आगे लिख देते हैं। इसी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन विच वी लिस्ट द property which the elements of a set follow or satisfy is called set builder form। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, देखिए सेट x इक्वल टू, यहां पे लेते हैं 1 4 9 16 एंड 21। ओके, ये अभी किस फॉर्म में है, देखिए इसमें एलिमेंट्स मैंने लिस्ट कर रखे हैं, एलिमेंट्स जो कि कॉमा से सेपरेटेड है, और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इनको लिस्ट कर रखा है, तो ये अभी रोस्टर फॉर्म में है। ये अभी रोस्टर फॉर्म में है। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, देखिए
देखिए अब क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए आपको जो ओरिजिनल सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, उस प्रॉपर्टी को आप लिस्ट कर दो। ओके, तो मैं क्या करता हूं, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट एक्स के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेट एक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट पिक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये 1 है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 का स्क्वायर। सेट एक्स का सेकंड एलिमेंट क्या है 4, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। इफ आई पिक द थर्ड एलिमेंट कैन आई राइट इट एज 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको दिख गया सेट एक्स में कैसे एलिमेंट्स हैं, सेट एक्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स, अगर आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले लें, उनके स्क्वायर्स हैं। ओके, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा देखिए स्टार्ट एक्स इक्वल टू, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक्स में कोई भी एलिमेंट एज्यूम कर लीजिए, जस्ट एनी, इसमें मान लेता हूं मैं ए। ओके, यहां पे लिखिए ए बिलोंग्स टू एक्स। ओके, इसको पढ़ते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू एक्स, सच दैट। अब ए के बारे में बताइए, ए आपने इंट्रोड्यूस किया, अब ए के बारे में बताइए, ए को डिफाइन करिए। मैं लिखूंगा ए इक्वल टू, यहां पे देखिए 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर थे, इनका स्क्वायर हो रहा था। ओके, तो मैं ए को लिख देता हूं, देखिए डायरेक्टली ए को लिख देता हूं मैं एन स्क्वायर। ए को मैंने लिखा किसके इक्वल, एन स्क्वायर के इक्वल। अब एन आपने अलग से फिर से इंट्रोड्यूस किया, तो एन के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। अब या तो आप ये लिख दीजिए, देखिए एन 1 से 5 तक रेंज कर रहा है और n belongs to the set of natural। अब ठीक है, अगर यहां पे मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखता हूं तो पता क्या प्रॉब्लम होगी, जब आपने लिखा n belongs from 1 to 5, मतलब n 1 से 5 के बीच में हो सकता है, इंक्लूडिंग बोथ 1 and 5, इसके बीच में और भी तो नंबर्स हैं, 1/2, 1/3, 1/7, ये सब भी आ जाएंगे, लेकिन ये सब इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है। इस वजह से आपको n स्पेसिफाई करना पड़ेगा, n is a natural number, or you could have written that n is a natural number less than 6, that also would have satisfied the definition of this set। okay, so this is the set builder form of this set। ओके, देखिए इसमें, अच्छा इस एग्जांपल में आपको मैंने एक सेट दिया रोस्टर फॉर्म में, मैंने आपको इससे बोला कि राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। अब मैं क्या करता हूं, देखिए एक सेट देता हूं दैट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड आई आस्क यू टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। ओके, मान लीजिए सेट एक्स इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इसमें, ए बिलोंग्स टू एक्स, सच दैट, अब देखिए ए के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू मैं लिखता हूं 2n-1 होल स्क्वायर। ओके, लिख दिया। अब यहां पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, न्यू एन, एन इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए एन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर हो गया, और n is लेस देन 4, n 4 से कम है और n एक नेचुरल नंबर है। ये किस में है, सेट, इट इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप रोस्टर में अगर कन्वर्ट करना चाहें, देखिए n की लिस्ट वैल्यू ले लीजिए, ए किसके इक्वल है 2n-1, n की लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 1। n जब आप 1 रखेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा आपका, यहाँ पे n1 रखिए, देखिए a1 क्या आ जाएगा 2 into 1 minus 1 whole square, it will give you 1। जब आप n2 रखेंगे, a2 equal to 2 into 2 minus 1 whole square,
ये कितना आएगा, इट विल गिव यू 9। सिमिलरली आप A3 जब निकालेंगे, A3 आपका कितना आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल गिव यू 25। सिमिलरली लेस देन 4 हो गया, तीन ही एलिमेंट थे। देखिए इन एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर दीजिए, 1, 9 एंड 20। सिंपल, यही हो गया। अब इस सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सपोज मैं सेट लेता हूं, मान लीजिए सेट A इक्वल टू, ये रोस्टर फॉर्म में लेते हैं, 0, 7, 26, 63। ये सेट A है, ये किसमें है, रोस्टर फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा। इट इज इन रोस्टर फॉर्म, write it in set builder form, write A in set builder form। अगर मैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो सबसे पहले इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, वो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि ये सेट आप देख सकते हैं, इसमें पहला जो एलिमेंट है 0, इसमें 7 है, इसमें 26 है, 63 है। अब 0 और 7 को अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया। अगर मैं 26 को ऑब्जर्व करूं तो मैं और श्योर हो गया। देखिए इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब माइनस 1, 7 आई कैन राइट एज 2 क्यूब माइनस 2, 26 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 क्यूब माइनस, सॉरी 1, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1। ओके, यही हो गया सेट। अब दिख रहा है आपको, जो भी नेचुरल नंबर थे आपके पास 1 से 4 तक नेचुरल नंबर, उनका आप क्यूब कीजिए, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही हो रहा है सारे एलिमेंट्स के साथ। तो मैं ए को क्या लिखूंगा, देखिए ए इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, इस मान लीजिए बी बिलोंग्स टू ए कर लीजिए सबसे पहले, सच दैट। अब बी के बारे में बताइए, बी आपने इंट्रोड्यूस किया, अब बी के बारे में बताइए। बी इक्वल टू, देखिए ये नेचुरल नंबर्स है, यहां पे लिखूंगा मैं n क्यूब माइनस 1, हो गया। और आपने n अब अलग से इंट्रोड्यूस किया, n के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, n कहां से आया, कहां से बिलोंग कर रहा है। आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, या तो एंड कर दीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, सॉरी वेट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और n कहां से कहां तक रेंज कर रहा है, नेचुरल नंबर कितने हैं, 4 ही नेचुरल नंबर है मेरे पास, या तो आप लिख दीजिए n लेस देन 5। अब आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया सेट कन्वर्ट। देख लीजिए इसमें कितने एलिमेंट है, देखिए 4 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेता हूं तो पहला एलिमेंट आएगा इसका, देख लीजिए। अगर मैं b1 निकालता हूं, b1 इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखते हैं अगर आप, 1 क्यूब माइनस 1, 0 आ रहा है, इसमें 4 एलिमेंट है ना। अगर मैं b4 निकालता हूं, देखिए b4 इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 रखिए, 4 क्यूब माइनस 1, 63, मैच कर रहा है। सो दिस इज द set builder form of this set। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ सेट।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट्स आर डिस्क्राइब्ड इन टू वेज, रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट्स आर लिस्टेड यूजिंग कॉमास एंड ब्रैकेट्स लाइक दिस, सेट बिल्डर फॉर्म, एलिमेंट्स आर लिस्टेड बाय द प्रॉपर्टी दे फॉलो, फॉर एग्जांपल x such that x is a vowel. ओके, अब मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। देखिए, हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए आपने सेट ऑफ प्लेइंग 11 इन इंडियन क्रिकेट टीम। प्लेइंग 11 में जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी प्लेइंग 11 है, सेट ऑफ ऑल दोस 11 प्लेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, ओके, अगर उस सेट में से किसी एक, अगर मैं आपसे बोलूं कि उस सेट में से ऐसे कितने प्लेयर्स होंगे, जो इंग्लैंड से, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं होगा, जीरो, क्योंकि सारे के सारे इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। या मैं आपसे बोलूं कि उस सेट में से, अगर मैं पूछूं कि उस सेट में से प्लेइंग 11 में से अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई प्लेयर होगा जो सेलेक्टर हो, नहीं, आप बोलेंगे जीरो, ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कहते हैं नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, आपसे अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ओके, और फिर आपसे पूछूं मैं कि नंबर उस सेट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो, तो आप बोलेंगे जीरो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इस केस में आपका नल सेट फॉर्म करेगा। नल सेट, वॉइड सेट कह लीजिए या एम्प्टी सेट कह लीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अ सेट which doesn't contain any element is called empty set. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए, इट इज डिनोटेड बाय फाइ और दिस। देखिए, एम्प्टी सेट को इससे डिनोट करते हैं, फाइ, या फिर अगर आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए, ब्रैकेट्स के बीच में कुछ मत लिखिए, इसी से डिनोट करते हैं, या तो फाइ या दिस। ओके, नल सेट समझ में आया? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको कहते हैं नल सेट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास, अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। देखिए, पहला जो सेट है इसको ले लेते हैं सेपरेटली। देखिए, नल सेट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने मान लिया सेट A इक्वल टू x बिलोंग्स टू A सच दैट, सेट A में कैसे एलिमेंट है, सेट A में वो सारे x हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपसे फर्दर क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू, और फर्दर आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब बात कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप 1 को उधर ले जाए तो -1 हो जाएगा। अगर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका आप स्क्वायर करें और नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं x बिलोंग्स टू 5। तो ये क्या है, एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। आप लिखेंगे a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है ना, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसमें दे रखा है x सच दैट 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए और x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आप करते हैं 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा 3/5, जो कि इंटीजर नहीं है, which doesn't belong to the set of integers। तो ऐसा कोई भी x की ऐसी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए आप
5x-3, जिसके लिए 5x-3 0 के इक्वल आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट फॉर्म करेगा। इसके बाद देखिए जो सेट है आपके पास, दैट इज सिंगलटन सेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट ईयर 2023 जेई एडवांस में जिसने टॉप किया था, जिसने भी टॉप किया था उसको, अगर आप, एक सिंगल स्टूडेंट होगा, AIR 1 सिंगल स्टूडेंट होगा, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो सके, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट having only one element is called singleton set, like JEE advanced topper, JEE topper in 2023, एक ही स्टूडेंट होगा जिसकी AIR 1 आई, उसको आप कहेंगे सिंगलटन सेट। ओके, लाइक अगर मैं बोलूं आपसे नंबर्स के केस में, अगर मैं आपसे बात करूं कि इवन प्राइम, द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स, इवन प्राइम कौन सा नंबर होता है, 2, ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट में क्या होता है, मान लीजिए आपने आज, मान लीजिए मंडे को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मंडे को जो इंडियन टीम में प्लेइंग 11 था, अगर सेम प्लेइंग 11 मान लीजिए सेकेंड ओडीआई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में थर्सडे को होता है और सेम प्लेइंग 11 है, दोनों ही दिन जो मैच हुए सेम प्लेइंग 11 है, तो इन दोनों दिन इंडियन टीम में जो जो प्लेइंग 11 था, दोनों दिन चेंज नहीं हुआ, इसको कहूंगा मैं क्या, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में क्या होता है, देखिए एक तो पहले एलिमेंट्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल द एलिमेंट्स बोथ आर सेम। ओके, इक्वल सेट में किसे कहूंगा, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, मंडे को जो प्लेइंग 11 था इंडिया का, थर्सडे को भी सेम प्लेइंग 11 है, तो इन दोनों को मैं कहूंगा इक्वल सेट्स। मान लीजिए मंडे को जो इंडिया का प्लेइंग 11 है उसको मैंने ए कहा, थर्सडे को जो मैच हुआ उसमें जो प्लेइंग 11 है उसको मैंने कहा बी। अगर ये दोनों सेम है, चेंज नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इन अदर वर्ड्स, देखिए अगर आप नंबर्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये सेट है a इक्वल टू 0 1 2, b को मैंने लिख दिया 2 1 0, c को लिख दिया मैंने 0 2 1। ये मैं सेट की डेफिनेशन में आपको मैं बता चुका हूं कि अगर किसी भी सेट में आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल सेट्स। सेट्स को इक्वल होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, देखिए एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट्स सेम है तो उनका नंबर भी सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम इन ऑर्डर फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो लिखा है आपके पास देख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये जो मैंने मैच की बात करी थी, क्रिकेट मैच की, सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, मंडे को जो प्लेइंग 11 है इंडिया का, उसको मैं मानता हूं, मान लीजिए उसको कह लेता हूं सेट एक्स। सेट एक्स क्या है, प्लेइंग 11 ऑफ इंडियन टीम ऑन इन फर्स्ट ओडीआई कह लीजिए। ओके, और मैं y को कौन सा सेट लेता हूं, प्लेइंग 11 ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम इन फर्स्ट ओडीआई। ओके, इंडिया का जो प्लेइंग 11 है और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेइंग 11 है, इन दोनों को मैंने कह लिया, सपोज इंडियन टीम का जो प्लेइंग 11 है उसको मैं कहता हूं सेट एक्स, ऑस्ट्रेलियन टीम का जो प्लेइंग 11 है उसको मैं कहता हूं सेट वाई। तो इन दोनों सेट्स को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स। देखिए इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट सेट्स में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ सेम होते हैं। अगर किसी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो उन दोनों सेट्स को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट सेट्स। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल द एलिमेंट्स बोथ आर सेम देन आई विल कॉल दोस टू सेट्स एज इक्वल सेट्स। जैसे कि मंडे और थर्सडे को, मान लीजिए मंडे को फर्स्ट ओडीआई हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एंड थर्सडे को इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकेंड ओडीआई हुआ। अगर प्लेइंग 11, अगर मैं इंडिया की ही बात करता हूं, अगर प्लेइंग 11 दोनों दिन इंडिया का सेम है तो इन दो सेट्स को मैं बोलूंगा इक्वल सेट। अगर मान लीजिए प्लेइंग 11 इंडिया का जो मंडे को था और जो थर्सडे को था, अगर इसमें थोड़ा सा भी एक का भी डिफरेंस आ गया, प्लेयर्स चेंज हुए, तो इन दोनों को मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास, सॉरी, दैट इज डिसजॉइंट सेट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट में होता क्या है एक्चुअल में। मान लीजिए एक सेट है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। एक मैंने दूसरा सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ओके, अगर मैं इवन नंबर के सेट की बात करता हूं, देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, जो 2 से डिविजिबल। अगर मैं ऑड नंबर के सेट की बात करता हूं तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए अगर मैं इन दोनों सेट्स की बात करता हूं, क्या इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं। ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। Any two sets having no element in common will be called as disjoint sets. Okay? जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, देखिए two finite sets are said to be disjoint if they have no common element. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सेट एक्स ले लीजिए, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, और सेट वाई ले लीजिए आप, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, इनको हम ये दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। इसका एक और नाम होता है नॉन ओवरलैपिंग सेट्स, नॉन ओवरलैपिंग सेट्स, जो कि हम आगे करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स, सो टाइप्स ऑफ सेट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए नेचुरल नंबर्स तो आपको पता होगा। अच्छा, नंबर सिस्टम में हमने कुछ सेट्स पढ़े थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उनको कैसे डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सम सेट्स। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हैं, या तो जेड से कर लीजिए या आई से कर लीजिए। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूं, इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड प्लस, या आप आई प्लस कह लीजिए। सिमिलरली अगर मैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता हूं, देन इट इज डिनोटेड बाय जेड माइनस और आई माइनस। सेट ऑफ होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट, इसको आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके,
अच्छा, इसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को आप क्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को क्यू सी से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं क्यू, यहां पे सी लिखना रहता है या क्यू डैश। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। अगर आपके आपके बोला जाए पॉजिटिव रियल नंबर्स तो इसको डिनोट करते हैं आर प्लस। सिमिलरली नेगेटिव रियल नंबर्स को आर माइनस से डिनोट किया जाता है। ओके, बचा क्या, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सी से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट करते हैं सी से। ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, इनको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। तो ये मेमोराइज कर लें, ये याद कर लें एक बार। वैसे आप आगे आप यूज करते रहेंगे, जैसे कि इन सब सेट्स का यूज होता रहेगा तो आप भूल नहीं पाएंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू फर्दर।